बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश बहुत तेज़ी से इस साल का जो सबसे बड़ा जमहूरी अमल है, इंतखाबी अमल है, उसकी तरफ बढ़ रहा है। 12 फरवरी को बांग्लादेश की 13वीं पार्लिमानी इंतखाबात हो रहे हैं। अगर आप देखें तो इस बार आपको एक चीज़ जो कि बांग्लादेश के इन इंतखाबी अमल में तमाम जमातों की तरफ से जो इसमें हिस्सा ले रही हैं मुश्तरक नज़र आती है। सो वो फोकस जो है वो इस वक्त बांग्लादेश की जितनी पॉलिसीज़ रही हैं जिन पे माजी में क्रिटिसिज्म होता है उससे मुकम्मल तब्दीली की बात करते हैं, इंडिया से दूरी की बात करते हैं। और इस बार ख़ास चीज़ क्या है कि वो जमात और ख़ास तौर से उनकी साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद, जिन्होंने 15 साल उनका जो इक़्तिदार था वो 2024 में अगस्त में एक स्टूडेंट्स की चलाई हुई तहरीक ने ख़त्म किया और फिर वो ख़ुद साख्ता जलावतनी में हैं। एग्ज़ाइल के दौरान इंडिया से उनका भी एक रीसेंट खिताब हुआ है। ये जो पब्लिक एड्रेस है इस पे अगर आप देखें तो बांग्लादेश से बहुत ही स्ट्रॉन्ग अल्फाज में रद्द अमल भी आया है। उनकी जो मिनिस्ट्री है फॉरेन अफेयर्स की, उन्होंने कहा है कि इट वाज़ वेरी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग फॉर अस कि इस तरीके से इंडिया ने उनको इजाज़त दी कि वो ख़िताब करें और हमारा जो एक इंतखाबी अमल है उस पर उंगलियां उठा सकें और साथ ही साथ इसमें इंसाइटमेंट का आंसर जो है वो भी पहलू रहा है। अब ये सबको याद होना चाहिए कि अगस्त 2024 से वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं, वहाँ पर वो फ़रार हुई हैं और उसके बाद ढाका की कोर्ट ने उनको सज़ाए मौत की सज़ा भी सुनाई है इन एब्सेंशिया। और दोनों ममालिक के दरमियान, बांग्लादेश और भारत के दरमियान एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन उसमें भी अगर आप देखें तो ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ का में उलझा के सहारा लिया जाता है कि किस तरीके से हम शेख हसीना वाजिद को वापस बांग्लादेश ना भेजें। अब शेख हसीना वाजिद पे जो इल्ज़ामात हैं वो एक लंबी फहरिस्त है कि किस तरीके से उन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की हैं। 1400 के करीब लोग जो हैं वो अपनी जान से गए हैं इस तहरीक के दौरान। 2024 में जो एक बहुत बड़ी तहरीक चली, इंकलाब बेसिकली आया जिसने इनका जो रूल था 15 साल उसको ख़त्म किया। और उसके बाद से जैसे मैंने कहा कि इंतखाबी अमल में आपको वो मुल्क जिसकी ईमा पे ये तमाम तर चीज़ें होती रही हैं या जिसने अवाम को मजबूर किया है कि उनके खिलाफ उठ खड़े हों, उस मुल्क से दूरी की पॉलिसी पे बड़ी बात हो रही है और वो मुल्क भारत है। साथ ही साथ बांग्लादेश की कोशिश है कि ख़ित्ते में जो दीगर ममालिक हैं, ख़ास तौर से जो चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है उसको जहन में रखते हुए उनके साथ हम देख रहे हैं कि ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर किया जा रहा है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि एक और एग्रीमेंट जो है वो भी हुआ चाइना के साथ जो कि ड्रोन्स बनाने के हवाले से है। फिर पाकिस्तान की अगर आप बात करें, वो ताल्लुकात जो हमेशा से सर्द रहे हैं उनमें अब आपको गर्मजोशी देखने को मिलती है और हम 14 साल के बाद दोनों ममालिक के दरमियान फ़ज़ाई राब्ता भी बहाल होते देख रहे हैं। शेख हसीना वाजिद ऑन दी अदर हैंड अपने खिताब में बार बार ये कहती रहीं कि जी उनकी जमात को बाहर करके ये अमल कभी भी शफाफ नहीं हो सकता है और बहुत ज़्यादा उन्होंने तनकीद की मोहम्मद यूनुस साहब पे जो कि ऑब्वियसली वहाँ की अबूरी हुकूमत के इस वक्त सरबराह हैं। इन तमाम चीज़ों पे ज़रा बात करते हैं कि बांग्लादेश के हालात किस जानिब जा सकते हैं। ये जो इंतखाबी अमल है इसमें एक तरीके से जो शुबहात हैं और जो ख़दशात हैं कि कोई रखना डालने की कोशिश की जा सकती है शेख हसीना वाजिद का ये एक खिताब हो या इससे पहले आप एक शहादत भी देख चुके हैं जो कि उस्मान हादी की शहादत थी, जो बरमल चुके थे कि उनको जो धमकी आमेज़ बयानात आते रहे हैं वो इंडिया से आते रहे हैं। उसमें शेख हसीना वाजिद और उनके हवारियों का हाथ है और वो वाहिद ही नहीं हैं। अगर आप देखें ये जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने तहरीक चलाई थी उसमें और भी बहुत से आपको ऐसे यंगस्टर्स नज़र आते हैं जिनको और उनकी फैमिलीज़ को बाकायदा तौर पे वहाँ से धमकाया जा रहा है। इसी पे ज़रा बात करते हैं मज़ीद और मुझे ज्वाइन कर रही हैं एन एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस डॉक्टर सायरा नवाज़ अब्बासी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे ऑन वर्ल्ड व्यू। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बांग्लादेश ऑब्वियसली नो डाउट एक बहुत बड़ा इंतखाबी मरहला आ रहा है, एक जमहूरी प्रोसेस है 2026 का, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की वहाँ पे भरमार होने वाली है। वहाँ पे हम देख रहे हैं मुख्तलिफ लोगों को इन्वाइट किया जा रहा है। एक जमात जो इतने साल इक़्तिदार में रही अवामी लीग, वो इंतखाबात से बाहर है। वो जमात जिसके बहुत सरकर्दा रहनुमाओं को शेख हसीना की हुकूमत के अंदर सज़ाए मौत तक दी जाती रही, वो इस वक्त हमें लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो आप इस ओवरऑल इलेक्टोरल प्रोसेस को कैसे देख रही हैं? जी बहुत शुक्रिया सादिया फॉर हैविंग मी एट योर शो।
जाहिर है ये इंतखाब बहुत ही इम्पोर्टेंट है दो तनाज़ुर के अंदर। एक तो जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी जिक्र किया कि एक लॉन्गेस्ट प्रोलॉन्ग्ड रूल जो हसीना वाजिद का था वो किस तरह से एंड हुआ बांग्लादेश के अंदर। तो उसके बाद से ये एक चेंज आने वाला है एक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू। तो एक तो इस हवाले से ये इलेक्शन बहुत ज़्यादा अहम है। दूसरा, द वे शी वॉज लाइक, जिस तरह उनकी हुकूमत जो है वो ख़त्म हुई है, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट तनाजुर है जिसके वजह से ये इलेक्शन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूथ जो है उसकी बगावत से बेसिकली जो है हसीना वाजिद हम्म। वाजिद साहिबा जो है वो बांग्लादेश से जाहिर है कि निकाल बाहर की गई। तो जो आउटकम है इलेक्शन का वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो सिर्फ इंडिया या किसी भी एक्सटर्नल एक्टर के लिए अहम तो है ऑफ कोर्स इंडिया के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अरसे सिंस 2008 वो इलेक्शन के अंदर इंटरवेंशन करते रहे हैं और मेडलिंग करते रहे हैं, और हसीना वाजिद साहिबा को जो है वो हम्म। बैक करते रहे हैं। लेकिन एक बहुत अहम बात जो देखने की जरूरत है इंडिया को भी और बाकी स्टेट्स को भी और बाकी एक्टर्स और ऑब्जर्वर्स को भी, वो ये है कि ये बगावत के बाद ये इलेक्शन होने वाला है, और इसके अंदर जो बिल्कुल। यूथ है उसकी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन है, जिसका मतलब है कि यूथ इज नाउ मोर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि अब जो है, क्योंकि ऑफ कोर्स दे हैव लाइक उन्होंने बड़ा मेहनत किया इसके अंदर, उनकी वजह से एक प्रोसेस जो है वो हुआ और चेंज हुआ। तो आई थिंक वो बड़े अवेयर होंगे और बड़े माइंडफुल होंगे फॉर द फैक्ट कि अब किस तरह की रियासत जो है वो इमर्ज होगी। तो क्या बांग्लादेश एक नया बांग्लादेश होगा या फिर एक रेपिटेशन होगी? हम्म। उसके साथ साथ 1991 के बाद अगर हम हिस्टोरिकली देखें बांग्लादेश की सियासत को, तो वहाँ पे टू पार्टी सिस्टम रहा है। जो डोमिनेंट पार्टी जो अब बैन हो चुकी है वो अवामी लीग रही जी। है, हसीना वाजिद साहब, जिसको अब बैन कर दिया गया है। दूसरी जो है वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है जो विच वाज लेड बाय खालिदा जिया, और अब उनके साहबजादे जो है वो इसको देख रहे हैं। इसके अलावा एक जातीय पार्टी है जो लोकल इलेक्शंस जो है वो उसको उसके अंदर दे हैड, लेकिन बेसिकली जो पार्टीज हैं वो दो हम्म। पार्टीज हैं। और अभी ये समझा जा रहा है कि जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, तारिक रहमान साहब इज परसीव्ड टू बी अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। सो एक तो इसमें ये है कि ये फिर पर्सनालिटी स्पेसिफिक होगा, लाइक जैसे अनफॉर्चुनेटली जो स्टेट्स हैं, जो साउथ एशियन स्टेट्स हैं या साउथ एशियन पॉलिटिकल कल्चर है, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा चीज़ पेनिट्रेट हुई हुई है हम्म। ऑफ कोर्स आफ्टर डीकोलोनाइजेशन के पर्सनालिटी स्पेसिफिक या फैमिली स्पेसिफिक पॉलिटिक्स जो है वो रही है। तो ये इन तीनों चीज़ों के तनाजुर में आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यूथ की एस्पायरेशंस को देखा जाए और समझा जाए और उनके तनाजुर में इस इलेक्शन को जो है वो किया जाए। जहाँ तक बात है इंडिया के रोल की, हम्म। आई थिंक अभी जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, सो दे आर यूजिंग हसीना वाजिद सही। एंड प्रोबेबली कोवर्ट इंटरवेंशन उनका जरूर होगा। लेकिन मैं नहीं समझती कि वो ओवर्ट इंटरवेंशन जो है वो करेंगे। अच्छा। क्योंकि अगर फॉर इंस्टेंस तीन तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो इलेक्शन विन कर जाए, जो जो समझा जा रहा है अभी तक। या इस्लामिक जमात इस्लामी की पार्टी जो है वो विन कर जाए। तो वो जाहिर है कि इंडिया सेंट्रिक नहीं होगी या उनका टिल्ट इंडिया की तरफ जो है एग्जैक्टली वो exactly, नहीं बिल्कुल। होगा। वो एक प्रैग्मेटिक अप्रोच को लेकर चलेंगी, मुझे जहां तक मुझे लगता है। बट वे अगर डू सी जमात इस्लामी के ऐसे बुजुर्ग रहनुमा जिनको फांसियां दी गई, सजाए मौत सुनाई गई शेख हसीना वाजिद के दौर में हमने देखा है, एंड जमात इस्लामी ऑब्वियसली बड़ा एक स्ट्रॉन्ग जमात की तरह सामने आई है विच सीम्स टू बी लीडिंग दिस कोलिशन एज वेल। सो आपको क्या लगता है कि कोई एक नेशनल गवर्नमेंट टाइप या अलाइंसेस से भरपूर कोई हुकूमत आपको नज़र आ रही है? जी, मैं इसी तरफ आ रही थी कि डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। एक हम्म। तो ये नेशनलिस्ट पार्टी है, दूसरा इस्लामिक जमात इस्लामी। आई डोंट थिंक सो वो एक इमर्ज होंगी स्ट्रॉन्ग, एक गवर्नमेंट अलहदा से बना पाएंगी, तो ठीक इसका है। मतलब ये है कि कॉलिशन गवर्नमेंट बनेगी।
तो अगर कोalition गवर्नमेंट बनेगी तो इंडिया की पोजीशन जो है वो स्टिल बहुत वीक होगी बांग्लादेश पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि एंटायर इंडिया नैरेटिव जो अमंग द यूथ जो इमर्ज हो चुका है उसको ख़त्म करना मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई आसान चीज़ है, इतना कोई आसान काम है। आजकल की यूथ बहुत अवेयर है। पाकिस्तान का रोल जो है वो भी थोड़ा सा मिनिमल हो जाएगा, आई बिलीव। उसके अलावा दो और पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की पॉसिबिलिटी है, इसके अंदर जो है वो इंडिया का रोल स्ट्रेंथन होता हुआ नज़र आ रहा है। और नेशनलिस्ट अगर शिफ्ट की तरफ कोई ऐसी गवर्नमेंट आती है जो ऑल टुगेदर नेशनलिस्ट शिफ्ट की तरफ जाती है, तो पॉसिबिलिटी है कि इंडिया की जो सुपरमेसी है या इंडिया का जो प्रिविलेज्ड स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगा और चैलेंज हो जाएगा, और पाकिस्तान के पास एक हाई प्रोबेबिलिटी होगी दैट दे कुड असर्ट दैट। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि बांग्लादेश इस टाइम क्या चाह रहा है, बांग्लादेश की आवाम इस टाइम क्या चाह ट्रू। रही है, और बांग्लादेश की आवाम ये चाह रही है कि वो असर्ट करें अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एट डोमेस्टिक लेवल। तो ये ये बड़ा आपने समझने की बुनियादी बात बहुत नुक्ता रेज़ ज़रूरी किया है। है कि उनकी आवाम इस वक्त क्या चाह रही है। आवाम अगस्त 2024 में जो चाह रही थी वो उन्होंने करके दिखाया। अब एक चीज़ जो मैं देख रही थी शेख हसीना वाजिद के इस खिताब में, वो बड़ी सियासी बहरान की बात कर रही हैं कि अगर हमारी जमात को इसी तरीके से बैन रखा गया और इंतखाबी अमल से बाहर निकाल दिया गया, जो कि किया गया है, तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा और हमारे जो लाखों वोटर्स हैं उनको महरूम कर दिया जाएगा। और ये चीज़ जो है वो अवाम में बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पैदा करेगी। व्हाट इज़ शी टॉकिंग अबाउट? वो गम और गुस्सा तो अगेंस्ट हर हमने अगस्त 2024 में देखा है। देखिए वो बेसिकली ये जो वो ये चाह रही हैं थ्रू हर स्टेटमेंट्स, बेसिकली वो सिर्फ बांग्लादेश के अवाम को एज ऑडियंस नहीं परसीव करी, बल्कि इंटरनेशनल एक्टर्स जो हैं उनको भी आई थिंक ट्रू। उनको भी इन्फ्लुएंस करना चाह रही हैं अपनी ऐसी स्टेटमेंट्स से। और वो ये है कि वो किसी भी तरह से ये चाहती हैं कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है इसको किसी भी तरह से इलेजिटिमेट कर दिया जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो बीइंग एन आउस्टेड प्राइम मिनिस्टर इन सच अ वे कि उनको उनकी आवाम ने खुद वहाँ से निकाला, वो किसी भी तरह से इसको इलेजिटिमेट करार दे सकती हैं। लेकिन जाहिर है कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि इसको एक गैर मौसर और गैर शफाफ जो हमने देखा है नॉट ओनली जस्ट इन साउथ एशियन पॉलिटिक्स बट इन एवरी अदर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर हमने देखे हैं कि स्टेट्स जो अपोजिशन लीडर्स होते हैं, इफ दे आर बैंड, तो वो ये इस किस्म की कोशिश जो है वो करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ ये करना चाह रही हैं, इसके सही, वो अलावा तो इंतखाबी अमल जो है आई वो डोंट डिरेल सी हो एनी। जाए। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो उनकी ऑडियंस थी इस खिताब के बिल्कुल। अंदर, और उनकी तरफ वो ये बात कर रही थी कि जी इन इंतखाबात को रोका जाए बिकॉज उनकी जमात को बाहर रखा गया है इस प्रोसेस से। ये फरमाइए कि अगर हम देखें इस वक्त बांग्लादेश और इंडिया, यकीनी तौर पे दोनों ममालिक के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा सफ़र किए हैं। अब इंडिया से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही कि शेख हसीना वाजिद, एक जो हमारी बाकायदा तौर पे कठपुतली एक वज़ीर आज़म वहाँ मौजूद थी, उसको हटा दिया गया है और उनको अब ये भी नज़र आ रहा है कि किसी और को अपना एक प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश के अंदर इंस्टॉल करना भी बड़ा मुश्किल अमल है। एट द सेम टाइम वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जी अब जो बांग्लादेश के अंदर हमारा नुकसान हुआ है, इतने सालों की मेहनत थी वो ज़ाया हो गई है, तो अब ताल्लुकात सही भी करने हैं। दोनों ममालिक के NSAs की मीटिंग भी हुई थी, लेकिन अगर वो बांग्लादेश की इतनी बड़ी रिक्वेस्ट कि जी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी मौजूद है और हमारी एक ऐसी वज़ीर आज़म जिस पर बहुत ज़्यादा मुकदमात हैं, जिसको सज़ा हो चुकी है, आप उसको हमारे हवाले करें, आपको नहीं लगता कि ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो सकता है? और इंडिया डेफिनेटली इसकी तरफ अभी तक तो नहीं जाना चाहता। आपको लगता है कि कभी ऐसा स्टेज आएगी कि वो वाकई शेख हसीना वाजिद को हवाले करेंगे बांग्लादेश के और वहाँ से आगाज़ करना चाहेंगे दोबारा से ताल्लुकात का? देखिए हमें देखना है इंडिया इस वक्त जो है वो कर क्या रहा है, और जो उनका पब्लिक स्टैंड है, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो उनके एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर साहब ने दिया, उन्होंने कहा कि वी विश वेल फॉर बांग्लादेश एंड हम चाहते हैं कि वहाँ पे एक इलेक्टोरल प्रोसेस हो, और हमारी होप है कि एक स्ट्रॉन्गर नेबरली टाइज हम बांग्लादेश के साथ जो है वो डेवलप कर सकें। सो मेरे ख्याल में वो बड़ा कॉशियसली जो है वो इस चीज़ को देख रहे हैं, एंड वो बेसिकली देखना ये चाह रहे हैं कि आउटकम जो है वो इलेक्शन का क्या होगा। बट राइट नाउ वो एक पॉजिटिव फ्रेमिंग करने की कोशिश करें। ऑन द वन साइड बेसिकली इट्स दे आर प्लेइंग विद
them. On the one side of course ये हसीना वाजिद वाला एपिसोड है जो आपने अपने सारे उसके अंदर बताया, और दूसरी साइड पे वो एक पॉजिटिव फ्रेमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये सिग्नलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जो है वो सपोर्ट करते हैं. हाउएवर आई थिंक आपका क्वेश्चन कि क्या इंडिया ऐसा करेगा या नहीं करेगा, I think future will decide this because बहुत strategic interdependence है इंडिया की बांग्लादेश के ऊपर, particularly economic interdependence बहुत ज़्यादा है. रीजन के अंदर एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है बांग्लादेश इंडिया का. $multi-billion ट्रेड करता है वो, एनुअल ट्रेड जो है इंडिया के साथ. इसके अलावा एनर्जी एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है बांग्लादेश और इंडिया की. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो सिक्योरिटी और रीजनल आर्किटेक्चर है. जोग्राफिकली बांग्लादेश जो है वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसीलिए हम देख रहे हैं कि एक बहुत कम हद तक जो है वो पॉलिटिकल बैकिंग टूवर्ड्स या जिस तरह मैंने पहले कहा कि ओवर्ट बैकिंग जो है वो हसीना वाजिद या अवामी लीग के लिए आ रही है, क्योंकि इस टाइम पे इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिक पेशेंस के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर रहा है और वो चाहेंगे कि वो डिप्लोमेटिकली इंगेज करें ताकि वो जो उनके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं बांग्लादेश के साथ, सो इफ दे आर रियली उसको जो है वो कंपेल्ड, करें. बहुत ही मजबूरी होती है, तो आपको लगता है कि इसके ये हो भी अलावा सकता है? आई थिंक long term में we have to see what will be the outcome and what sort of Right. government would become or will make in Bangladesh, उस पे डिपेंड कर. अच्छा, अभी जो हम नेशनल सिटीजन पार्टी देख रहे थे जो कि ऑब्वियसली यूथ पे मुश्तमिल है, जिन्होंने पिछले साल ही ख़ुद को एज अ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करवाया, वहाँ पे शेख उनकी उस्मान हादी की हमने शहादत देखी है. फिर एक और हसनात अब्दुल्ला हैं जिन पे अटैक हुआ है और उन्होंने ये बात की कि जी हम हर हाल में कोशिश करेंगे कि अगर इंडिया का ये जो इंटरवेंशन का मामला है बांग्लादेश के अंदर ये नहीं रुका तो फिर हम भी पीछे नहीं हटेंगे. सो आप इस ज़िमन में किस तरीके की स्ट्रैटेजी आने वाले दिनों में कोई पॉलिसी देख सकती हैं बांग्लादेश की तरफ से, ख़ास तौर से जब वो उन छोटी छोटी इंसर्जेंसीज़ का जिक्र करते हैं जो इंडिया की हमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर नज़र आती हैं? मेरे ख्याल में बांग्लादेश की जो आने वाली गवर्नमेंट है और इवन जो इंटरिम गवर्नमेंट है, दे वुड लाइक टू अडॉप्ट अ वेरी बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी. एक ऐसी वो लेजिटिमेसी, डोमेस्टिक लेजिटिमेसी लेकर के आना चाहते हैं जिसके अंदर आई थिंक दे आर मोर फोकस्ड ऑन देयर इंटरनल पॉलिटिक्स रादर देन, एंड ऑफ कोर्स उसके अंदर इंडिया की जो ओवर रीच है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़त्म होती दिखाई देती है. इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट डिस्कोर्स है मुझे लगता है वो प्रिवेल करेगा. बांग्लादेश की जो भी पार्टी जो है वो इलेक्शन विन करेगी अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी, और जो आउटकम होगा इलेक्शन का वो आई थिंक इंडिया को जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा. नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ दे आर गोइंग टू डील विद दिस सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्रंटेशन डोमेस्टिकली जो हो रही है, I think if nationalist narrative will prevail तो हसीना वाजिद led जो elements हैं उनकी, तो अभी आपने भी जिक्र किया कि उनको करप्शन चार्जेस भी हैं, उनको ना सिर्फ डेथ सेंटेंस है बल्कि करप्शन चार्जेस पे उनको लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट भी है. तो आई थिंक मोर स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज विल कम आफ्टर द इलेक्शन, क्योंकि जाहिर है कि अवाम जो है वो ज़्यादा अहम होगी एक विनिंग पार्टी के लिए एज कम्पेयर टू कि व्हाट हसीना वाजिद हैज़ डन और व्हाट शी इज़ गोइंग टू डू इन द इलेक्शन. अवाम ज़्यादा अहम होगी, जो अवामी एस्पिरेशंस हैं उनका ख्याल रखा जाएगा और यही ऑब्वियसली सबसे पहला मकसद भी होगा जो भी आने वाली नई हुकूमत होती है. डॉक्टर सायरा नवाज़ अब्बासी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन वर्ल्ड व्यू. विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से जिंदा दिलाने लाहौर के लिए तारीखी तोहफा
25 साल बाद 6, 7 और 8 फरवरी को होने जा रहा है बसंत फेस्टिवल। महफूज बसंत के लिए खतरनाक डोर, धाती तार, नायलॉन, केमिकल और शीशा लगी मांझे के खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी। रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सख्त कर दिए गए हैं। जो परमिसिबल काइट फ्लाइंग मटेरियल है, अगर उसकी वायलेशन हुई तो उसकी सजा अप टू 5 इयर्स है, 5 मिलियन रुपए तक की सजा है, 1 मिलियन सेफ्टी रॉड्स ट्रैफिक पुलिस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगा के दे रही है। 35 इंचेस से ज्यादा बड़ी पतंग की इजाजत नहीं है, 40 इंचेस से बड़े गुड्डे की इजाजत नहीं। बसंत के दौरान NOC याफ्ता छतों के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी। लाउड म्यूजिक, DJ, साउंड सिस्टम या अवामी अमन में खलल डालना ममनू। हवाई फायरिंग या असलहे की नुमाइश, इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी। बदतमीजी और हिरासानी पर जीरो टॉलरेंस। एयरपोर्ट्स, फिजाई रास्तों, बिजली की लाइनों या ममनुआ इलाकों की तरफ पतंगबाजी पर पाबंदी। छतें महफूज और हिफाजती इंतजामात के साथ हों। NOC होल्डर किसी भी हादसे या नुकसान का जाती जिम्मेदार होगा। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर NOC की फौरी मनसूखी और कानूनी कार्रवाई। खबरदार, जिले इंतजामिया किसी भी वक्त मुआयने की मजाज है। याद रखें, ताहाल पंजाब भर में पतंगबाजी पर पाबंदी आयद है। अवाम को रजिस्टर्ड दुकानदारों से पतंगबाजी का सामान यकम ता 8 फरवरी तक खरीदने की इजाजत होगी। आए मिलके हम ये फैसला करते हैं कि हम एक सेफ बसंत मनाएंगे और अल्लाह करे कि ये पंजाब हंसता रहे, बसता रहे। लाहौर में होंगे खुशियों के रंग। वजीर आला पंजाब लाई हैं फिर से बसंत। हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में हर मुल्क की ये कोशिश है कि अपने आप को 2 तरीकों से ज़रूर मजबूत और मुस्तहकम करें। एक ये कि अस्करी ताकत बने और दूसरा ये कि मौशी ताकत बने। और मईशत की जब भी बात की जाती है तो दीगर ममालिक से ताल्लुकात में भी अपने इस इकनॉमिक इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा अब तरजीह दी जा रही है। ट्रेड और एक्सपोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो शायद माजी में भी कहा जाता है कि मुख्तलिफ हवालों से नहीं दी जाती रही है। पाकिस्तान में अब इस पे आपको बहुत ज़्यादा इक़दामात नज़र आ रहे हैं, उनमें तेज़ी की जा रही है। और आज यही वजह है कि हम जो ट्रेड है, एक्सपोर्ट्स है, इंडस्ट्री है, उसके लिए कुछ ख़ास मुराद जो हैं वो देख रहे हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो एक्सपोर्ट्स के लिए रीफाइनेंस रेट है उसमें 300 बेस पॉइंट्स का ऐलान किया है कि उसमें कमी होनी चाहिए। फिर अब बिजली जो है वो भी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा मामला रहा है हमेशा से, जो कि एक मुश्किल और दुश्वार सूरत हाल पैदा करती आई है पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए। उसमें भी 4.04 रुपये फ़ी यूनिट कमी का ऐलान किया गया है। और जो एक्सपोर्टर्स हैं, पाकिस्तान हुकूमत ने फैसला किया है कि उनको 2 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट जारी किया जाएगा, जो अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। अब एक तरफ ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर ये इक़दामात उठाए जा रहे हैं और इनके पीछे मकसद एक ही है कि इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया जाए। अब दुनिया में अगर आप बाकी ताकतों की बात करें तो आपको जो रिवायती अलाइंसेस रहे हैं वो भी चेंज होते नज़र आ रहे हैं, उसमें भी एक मेजर शिफ्ट नज़र आ रहा है। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में हमेशा से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही अमेरिका के साथ, और अमेरिका के इत्तेहादी जो हैं वो आपको जितने भी नज़र आए, ख़ास तौर से यूरोप के अंदर, वो तमाम के तमाम उनकी टैरिफ पॉलिसी की वजह से
परेशान दिखाई देते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स टूट रही हैं, शिफ्ट आ रहा है, आपको इत्तेहादियों की सोच जो है वो बदल रही है। अब यही सूरत हाल हमने रिसेंटली भी देखी है कि आपने इंडिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान एक फ्री ट्रेड डील देखी है। अब इसको मुख्तलिफ हवालों से बहुत से नाम दिए गए, मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा गया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर अस, और यूरोप ने भी कहा कि जी हमें अगर एक मुतबादिल मार्केट मिल रही है, ख़ास तौर से एक ऐसे सिनारियो के अंदर कि जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हों, सो वाई नॉट। हमें भी फ़ायदा है, इंडिया को भी फ़ायदा है कि हम किसी भी टैरिफ के बगैर, किसी भी टैक्स के बगैर आराम से ट्रेड जो है वो कर सकेंगे। लेकिन बात यहाँ रुकती नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि हर उस मुल्क को सज़ा देने के लिए तैयार बैठे हैं जो उनकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाएगा, यूरोप जो कि उनकी ग्रीनलैंड की पॉलिसी के ख़िलाफ़ गया, यूरोप जिसमें बहुत ज़्यादा ममालिक उनके बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा नहीं बने, वो ममालिक जो कि हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाया करते थे, आज वो उनसे दूर नज़र आ रहे हैं। हत्ता कि बरतानिया ने भी इनकार कर दिया कि बोर्ड ऑफ पीस में हमने शामिल नहीं होना। बरतानिया और अमेरिका, दो ममालिक जिनके रिलेशनशिप को हमेशा स्पेशल रिलेशनशिप के तौर पे देखा जाता था। अब ऐसे में यूएस भी ऑब्वियसली रिएक्शन, प्रेसिडेंट ट्रंप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, रद्द-ए-अमल का इंतज़ार है, लेकिन रिएक्शन आ चुका है जो कि ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उनकी तरफ से, जिन्होंने यूरोप को क्रिटिसाइज़ किया है कि यूक्रेन के अवाम के ख़िलाफ़ गया है यूरोप ये मुआहिदा करके, क्योंकि इंडिया के हवाले से वो ऑलरेडी ये मौक़िफ़ रखते हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग के अंदर वो रूस से तेल ख़रीद के उनको फ़ाइनेंस कर रहे हैं, उनको फ़ंड कर रहे हैं, और यूक्रेन पे हमले का और वहाँ पे जो लोग मारे जा रहे हैं उसकी भी ज़िम्मेदारी उन पे डाल रहे हैं। सो लिहाजा ये क्रिटिसिज्म अभी चल रहा है। और इसी पे अगर आप देखें तो BBC की एक रीसेंट स्टोरी थी, दीगर अखबारात ने भी लिखा कि इस डील के ऊपर जो प्रेसिडेंट ट्रंप का एक साया है वो अभी मंडला रहा है। तो वो क्या सूरत हो सकती है, वो क्या सलूक कर सकते हैं इस डील को। अभी अगर आप देखें सो तौसीक का मरहला है, रेटिफिकेशन का मरहला है, दोनों अतराफ जो हैं वो उनके लॉयर्स इस चीज़ को देखेंगे, फिर यूरोपीय यूनियन में जितने भी ममालिक हैं उन सब के पास उसका मुसवदा जाएगा, फिर यूरोपीय यूनियन पार्लियामान की अगर बात करें वहाँ से मंजूरी होगी। सो अभी भी काफ़ी वक्त दरकार है कि आप ये कह सकें कि ये डील फाइनल हो गई है। इसी पे ज़रा मज़ीद बात करते हैं। वी आर जॉइंड बाय रिनाउंड सिक्योरिटी एंड डिफेंस एनालिस्ट एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग मी टुडे ऑन वर्ल्ड व्यू। सबसे पहले तो बताइए कि मदर ऑफ ऑल डील्स, गेम चेंजर, हमारे लिए एक मुतबादिल, ये तमाम अलकाबात जो हैं वो इस डील को दिए जा रहे हैं, लेकिन क्या प्रेसिडेंट ट्रंप इतनी खामोशी से इसको मान लेंगे, तैयार हो जाएंगे, या वही पॉलिसी कि अगर आप उनके मुखालिफ हों तो फिर आपको सज़ा मिलेगी? क्या इस चीज़ पे भी सज़ा के इम्कानात हैं दोनों फरीकैन के लिए? बहुत शुक्रिया सादिया, आपने इनवाइट किया। देखिए, इसको मदर ऑफ ऑल डील ना भी कहें तो ये हकीकत है कि ये तकरीबन 2 बिलियन लोगों के दरमियान एक डील हुई है। इसको ना भी कहें तो तब भी ये ऑलमोस्ट 25% जो है वो दुनिया की पॉपुलेशन भी है और दुनिया का GDP भी है, और जिसका मतलब ये है कि बड़ा रेयर है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन या इतनी बड़ी GDP की इकोनॉमी रखने वाले कोई मुल्कों के दरमियान कोई डील हुई हो। आमतौर पर बायलैटरल या ट्रायलैटरल या मल्टीनेशनल भी हो जाता है तो वो चंद मिलियंस तक रह जाती है, बिलियंस में नहीं जाती, पॉपुलेशन प्लस GDP। पहली बात तो ये। दूसरी बात आप देखिए, इन्होंने जिसको कहते हैं ना एक तीर से बहुत सारे शिकार किए हैं, यूरोपियन यूनियन ने भी किए हैं और इंडिया ने भी किए हैं। पहले यूरोपियन यूनियन की बात कर लेते हैं, बिकॉज आप उस स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट ट्रंप को पॉइंट से बात कर रहे थे। मेरा मानना यह है कि यूरोपियन यूनियन बुनियादी तौर पर इसको लीवरेज के तौर पे, बार्गेनिंग चिप के तौर पर यूज कर रही है, अमेरिका के खिलाफ कह लें या अमेरिका के मुतालिक उनको बावर कराना चाहती है कि अगर आप हमें एंगेज नहीं करेंगे तो फिर स्काई इज द लिमिट, फिर हम चाइना की तरफ भी जाएंगे, हम रशिया की तरफ जाएंगे और खासतौर पर इंडिया की तरफ जाएंगे। यूरोपियन यूनियन तो एक बार्गेनिंग टूल के तौर पर मेरा ख्याल है इस्तेमाल कर रही है, और जाहिर है अब भी अगर वो नहीं सीखेंगे तो फिर कब सीखेंगे, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इतना उनको इनसिक्योर कर दिया है, ओपनली थ्रेट करते हैं, जो मुल्क कन्फ्रंट करता है, बिल्कुल आप ठीक कह रही थी, उसको कॉन्सिक्वेंसेज की, जिसको कहते हैं धमकी दे दी जाती है। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम। 1951 में जब नेटो बना था तो अमेरिका ने इन्हीं मुल्कों को और यूरोपियन यूनियन को सबको श्योर करवाया था कि क्योंकि हम हैं तुम्हारी मिलिट्री प्रोटेक्शन के लिए, तो किसी को आपकी तरफ मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं होगी। तो 50-70 साल गुजर गए, तो लेकिन अब अमेरिका खुद ही अगर बैकआउट कर रहा है तो जाहिर है यूरोपियन यूनियन के पास ऑप्शन कोई नहीं है सिवाय इसके कि ऑल्टरनेट मंजिलों की तरफ देखें। ये तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से है।
इसमें एक और एडवांटेज यूरोपियन यूनियन को है कि वो एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमीज हैं, वो टेक्नोलॉजी या इस तरह की चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, लेस ऑफ रॉ मटेरियल मोर ऑफ फिनिश गुड्स, नंबर वन। और उसके लिए इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, जाहिर है 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, जो कंज्यूमर मार्केट यूरोपियन यूनियन को नजर आती है। तो ये चंद एडवांटेजेस हैं जो यूरोपियन यूनियन को नजर आ रहे हैं। अब इंडिया का देखिए, इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी के बाद बुनियादी तौर पर ये बड़ी प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी रही है। प्रोटेक्शनिस्ट का मतलब ये है कि अगर उनकी कोई कार बनती है तो वो कहेंगे हम बाहर के मुल्कों से कार नहीं मंगवाएंगे क्योंकि हमारी बिल्कुल। इंडस्ट्री खराब होती है। टेक्सटाइल है तो वो महंगे कपड़े नहीं मंगाएंगे, महंगे महंगे ब्रांड्स को आने की इजाजत कम देते हैं। कोई भी महंगे ब्रांड्स को इसलिए नहीं करते कि हमारी लोकल इंडस्ट्री को हमने प्रोटेक्ट करना है, तो इसलिए मैं उसको प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी कह रहा हूँ। पहली दफा इंडिया को बहुत बड़ा इंसेंटिव लगा, और वो भी कई शिकार, जैसे मैंने कहा कि अब वो अमेरिका की थ्रेट लेने को काउंटर करने की पोजीशन में है। यूरोपियन यूनियन को उधर से बददिल होके आ रहे हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी या जिसको फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटी कह लें, जो उनको नजर आ रही है कि इस तरह ये आइडियल टाइम है कि अगर यूरोपियन यूनियन को हम हंट करें डील के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जाहिर है बड़ी अच्छी बार्गेन मिलेगी, और जो कि मिल गई है। इंडिया का ऑलमोस्ट ट्रेड जो है वो 90% प्रोडक्ट्स ड्यूटी फ्री अगर यूरोपियन यूनियन में एंटर हो जाएंगे तो कोई भी मुल्क चाहेगा करना, और इंडिया की जाहिर है बड़ी मैसिव प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। ठीक है। ये एक एडवांटेज उन्होंने लिया। दूसरा एडवांटेज ये, जैसे मैंने कहा कि अमेरिका को दिखाने की, बिल्कुल तीसरा सही। उन्होंने एक और निगेट किया है, चाइना को भी ऑफ रूट कर सकते हैं वो यूरोपियन यूनियन से, क्योंकि अगर ये इंडियन प्रोडक्ट लेने पे जाते हैं और टैरिफ फ्री ऑलमोस्ट चले जाते हैं तो चाइना के लिए बहुत बड़ी डिसएडवांटेज हो जाएगी। तीसरा डायमेंशन ये होगा कि जितने रीजनल मुल्क हैं इंडिया के इर्द गिर्द, आजकल इंडिया उनसे बहुत नाराज है। बांग्लादेश देख लें, श्रीलंका भी वो उस तरह हाथ में रही है, पाकिस्तान से कन्फ्रंटेशन अभी हुई है, ये मुल्क रीजनल कोई आंखें दिखा रहे हैं। तो ये जब यूरोपियन यूनियन को 450 मिलियन कंज्यूमर मिल जाएंगे इंडिया को, तो जाहिर है वो कंज्यूमर इस एरिया में किसके थे? या बांग्लादेश टेक्सटाइल, गारमेंट, आईडी, लेदर, या पाकिस्तान भेजता था और सम श्रीलंका भेजता था। तो इसका मतलब ये कि ऑलमोस्ट टैरिफ फ्री करके वो पुश आउट कर सकता है हम बाकी जो रीजनल मुल्क हैं। तो ये मल्टी प्रोंग, जैसे मैंने कहा, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, और ऑब्वियसली अपनी अपनी नेशनल इंटरेस्ट के अंदर है। तो ये अब न्यू नॉर्मल इंडिया बट किस किस्म के ऑब्स्टिकल्स आपको नजर आते हैं, या हैं भी या नहीं हैं? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को अगर आप देखें तो उन्होंने तो पहले ही वार्न किया था, और उनके इत्तेहादी ज़ाहिर है वो दूर होते चले जा रहे हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का चाइना का विजिट देख लीजिए, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का चाइना का विजिट देख लीजिए। 8 साल के बाद कोई ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाता है तो ऑब्वियसली उनके जो कंपैटिटर्स हैं या जो हरीफ हैं उनसे कुर्बत बढ़ रही है, और यूएस खुद उनको दूर कर रहा है। मेरा ख्याल है ये अमेरिका को चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए तो यही था एंगेज रखता। लेकिन एक और बड़ा दिलचस्प पहलू जो जिसको मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा कि देखिए, अगर दुनिया में पीस हो जाए तो शायद कोई प्रेडिक्शन मुश्किल नहीं है कि 20-30 साल के बाद अगर कोई सुपर पावर होगी वो होगा चाइना। अगर दुनिया में अमन हो जाए और नॉर्मल ट्रेड हो, बायलॉज रेगुलर हो, रूल ऑफ गवर्नेंस हो, तो चाइना को आउट करने के लिए पीस का ना होना या इंस्टेबिलिटी ग्लोबल लेवल पर होना, मुझे लगता है अमेरिका का ये पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी या एक स्ट्रेटेजिक ऑप्शन उन्होंने अब लिया डिसीजन मेकिंग के, कि जितनी अनसर्टेनिटी होगी, जितने अलायंसेस इनस्टेबल होंगे, जितना क्योस होगा, जितना मिलिट्री और इकोनॉमिक इम्बैलेंस होगा दुनिया में, उतना अमेरिका रेलेवेंट रहेगा। क्योंकि अमेरिका की ज़ाहिर मिलिट्री माइट बहुत ज्यादा है, उसकी फोर्सेस बड़ी स्ट्रांग है, उसका हार्डवेयर बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट डिपेंडेंट बहुत ज्यादा मुल्क हैं, उस पर मिलिट्री हार्डवेयर पर दुनिया बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अमेरिका पर। तो उन्होंने, मुझे लगता है कि अमेरिका ने शायद एज पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी लिया है कि अगर दुनिया को हम स्टेबलाइज होने दें और बिल्कुल पीसफुल हो जाए दुनिया, तो फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे और चाइना बहुत जल्दी टेक ओवर कर लेगा। तो आई थिंक चाइना को चेकमेट करने के लिए उन्होंने डिस्टेबलाइजेशन बाय डिजाइन, मुझे फील होता है chaos जो है वो फेवर करता है। ये बताइए कि चाइना की तरफ तो बढ़ रहे हैं अमेरिका के तमाम इत्तेहादी या साबिक इत्तेहादी, जो भी आप उनको कहना चाहें, लेकिन रूस के साथ उनके ताल्लुकात बहाल होने में, बनने में क्या उसके इम्कानात हैं? मे बी इस वक्त नॉट ऑन अ फुल स्केल, लेकिन शायद कोई लिमिटेड एंगेजमेंट नज़र आए, कोई प्राग्मेटिक रिलेशंस जो हैं यूरोप रखना चाहे रशिया के साथ भी। तो आपको लग रहा है कि इसकी पॉसिबिलिटी भी है? क्योंकि एनर्जी नीड की वो उनकी पूरी तो हो रही थी रूस से, तो सैंक्शंस लगी हैं, और फिर वहाँ देखा है कि महंगाई का और एक एनर्जी क्राइसिस भी बहुत से ममालिक में नज़र आया है। देखिए, वही मुझे लगता है वो डिस्टेबलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो करना चाह रहे हैं उसमें रूस को भी फायदा हो रहा है, चाइना को भी फायदा हो रहा है, और इंडिया को तो हो रहा है, आपके सामने अभी हमने बात कही है। जिसका मतलब ये है कि डिस्टेबलाइजेशन की शायद अमेरिका एक कॉस्ट देने को भी तैयार है। आप देख रहे हैं कि मुल्क आहिस्ता आहिस्ता रूस की जाना शुरू हो गए। हालांकि रूस का अपना मसला है, कोई यूक्रेन जंग में उलझा हुआ है, एक बात।
चीन की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, बल्कि जाहिर चीन तो चाहेगा बहुत सारे मुल्क। तो आई थिंक अभी भी यूरोपियन यूनियन और जो इंडिया की जो मदर ऑफ ऑल डील हुई है, अमेरिका को क्यों नापसंद आई है? अमेरिका को इसलिए नापसंद आई है कि अमेरिका ये कहता है कि जब यूरोप जो मेरी तरफ था और हम म्यूचुअल प्रोटेक्शन की बातें करते थे, जब ये इतनी ह्यूज फंडिंग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया के साथ ट्रेड करेगा, तो अमेरिका समझता है कि इनडायरेक्टली वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इंडिया रशिया के साथ क्लाइमेक्स रखता है। तो इंडिया को जो कोलैबोरेशन रूस की है, चाहे वो इनडायरेक्टली है, अमेरिका उसको फील करता है कि यूरोपियन यूनियन बेसिकली उसको फ्यूल कर रही है और हमारे ही खिलाफ, यानी कि अब यूरोप अमेरिका को जब ऐसी बातें आती है तो फिर वो एक जैसा समझना शुरू कर देते हैं। वो समझते हैं हम तो पार्टनर हैं, और अपने ही खिलाफ यूरोपियन यूनियन इंडिया को फंड कर रही है। जब इंडिया को फंड करेंगे तो रूस ताकतवर होगा, और रूस जितना ताकतवर होगा उतनी जल्दी वो वॉर स्टेबलाइज या सस्टेन कर पाएगा यूक्रेन के खिलाफ, और यूरोपियन यूनियन को भी इंगेज करने की पोजीशन में होगा। तो आई थिंक ये डोमिनो इफेक्ट है जो नेवर एंडिंग है, और ये एक विशियस साइकिल कह लें इसको, कि शायद अमेरिका को खुद भी नहीं पता लग रहा कि शायद वो अगर प्रेशर ज्यादा डालेंगे तो उनको फेवर होगी, या कम करेंगे प्रेशर तो फेवरेबल होगा। अच्छा, इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स और ख़ास तौर से ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ट्रंप एक और एक्यूजेशन का शिकार भी हैं, और वो ये है कि जनाब इन्होंने खुद, जो यूएस ने बड़ी मेहनत करके अपने हाथों से एक वर्ल्ड ऑर्डर बनाया, बाकी फोर्सेस भी ज़ाहिर शामिल रहीं, वो खुद ब्रेक कर रहे हैं। एक नेटो का इदारा बन गया कि जनाब तमाम रूस के खिलाफ एक सिक्योरिटी के लिए इकट्ठे होंगे। अब वो नेटो को भी अपने हाथ से तोड़ दिया जब ये ग्रीनलैंड हासिल करने की बात की। ये यूरोप के ममालिक जो हैं वो यूरोपीय यूनियन के प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा इकट्ठे होते दिखाई दे रहे हैं। एट द सेम टाइम बोर्ड ऑफ पीस बना के कहा कि जनाब शायद ये यूनाइटेड नेशंस का एक मुतबादिल बना रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ये क्लेम कर दिया था। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने भी कहा कि वो ये सोच सकते हैं, इनफैक्ट उनकी एक कंडीशनल ये ऑफ़र एक्सेप्ट भी उन्होंने की कि हाँ वो $1 बिलियन देने को तैयार होंगे और वो ज्वाइन कर सकते हैं बोर्ड ऑफ पीस। इसी से एक सवाल, क्योंकि आज मैं देख रही थी ये जो सिक्स फॉर जस्टिस मूवमेंट है, उन्होंने भी बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के लिए $1 अरब की ऑफ़र कर दी है कि हम देने को तैयार हैं, हम इसमें शामिल कर लें। अब सिक्स जो हैं ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि उनके जो भारत के अंदर सलूक उनके साथ हमेशा से रखा गया है, चाहे वो 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हो, चाहे वो ऑपरेशन वुड रोज़ हो, एक दफ़ा 10,000 बंदे मार दिए उनके, फिर 20,000 मार दिए। आपको क्या लगता है कि ये जिसको वो भारतीय पंजाब, जिसको वो जनूबी एशिया का ग्रीनलैंड कह रहे हैं, क्या वाकई बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के बाद वो हासिल कर पाएंगे जो वो चाहते हैं? सादिया, मेरा ख्याल है कि ये जो SFJ है, सिख मूवमेंट फॉर जस्टिस, ये बुनियादी तौर पर जाहिर है थोड़ी बहुत इंटरनेशनलाइज हुई है। इवन जब इन्होंने रेफरेंडम कराया कनाडा में, जहां 7,70,000 के करीब कनेडियन हैं, वो कनेडियन लेकिन वो ओरिजिनली सिख हैं, और लार्जेस्ट पॉपुलेशन अगर इंडिया से बाहर 7,70,000 की है तो वो कनाडा में है। अभी जब उन्होंने ऑटोवा में रेफरेंडम करवाया था तो अलोन ऑटोवा में तकरीबन 53,000 सिख्स ने वोट डाला था फॉर खालिस्तान। तो अगर हम इस डाटा को ज़हन में रखें तो जाहिर है एक बहुत बड़ी एक उनकी रिप्रेजेंटेशन आउटसाइड वर्ल्ड जो है वो एक कनाडा है और जगहों पे भी है, पहली बात ये। लेकिन मेनली वो सिख, उनका जो फुट होल्ड है वो कनाडा ज़्यादा है। अब ये मुझे लगता है कि मीनिंगफुल उस पर ट्रेवल या आगे वे फॉरवर्ड कोई प्रोग्रेस हो या ना हो, ये बुनियादी तौर पर सिख मूवमेंट चाह रही है, SFJ चाह रही है कि ये हमारा जो कॉज है उसको इंटरनेशनलाइज कराने में मदद मिलेगी। जो 1 बिलियन हम ऑफर करेंगे, जाहिर है न्यूज़ ब्रेक होगी, लोग बात करेंगे, कल को प्रेसिडेंट ट्रंप भी शायद इस पे कह दें कि इट्स अ गुड अमाउंट और अ बैड अमाउंट और व्हाटएवर। तो जब प्रेसिडेंट ट्रंप कमेंट कर देते हैं तो आपको पता है कई कई दिन तक मीडिया उस पर, फिर हम जैसे लोग बैठ के उस पर बातें करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी ये मूवमेंट मटेरियलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन रियलिटी शायद कोई इस तरह इफेक्ट ना करे, बट मेरा मानना ये जो कहा जाता है कि मे बी इफ दे जॉइन दिस बोर्ड ऑफ पीस इट माइट एक्सपेडाइट द होल प्रोसेस फॉर देम, ऐसा नहीं है। जी, ऐसा नहीं है। सिर्फ ग्लोबलाइजेशन हो जाएगी, उनको अटेंशन जरूर मिल जाती है, लोग तवज्जो हो जाते हैं, इंडिया को काउंटर करके वो मैनेज कर सकते हैं। सिर्फ जब बहुत सारा मीडिया इंटरनेशनली बातें करेगा ऐसी, तो मुझे लगा इंडिया के लिए ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी। और जो लोगों को नहीं भी पता कि ये मूवमेंट है क्या, और 1970 और 80 में और फिर 84 में जो गोल्डन टेम्पल पर हुआ सारा, वो हाईलाइट होना शुरू हो जाता है। और एक किस्म की इंडिया की जो ब्रूटैलिटी रही है अगेंस्ट सिख्स, वो दुनिया उसके बारे में जानना शुरू कर देगी। आई थिंक यही काफी है अगर उनका बयान देना, तो उनके लिए टेक होम शायद इस पे भी वो खुश होंगे। चाहे दुनिया पूछना शुरू हो गई और इंटरनेशनल मीडिया ऐसी बातों का जाहिर है अक्सर तज़किरा अगर करना शुरू करते, तो इट्स नॉट अ बैड डील। राइट, कमोडोर खालिद चिश्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन वर्ल्ड व्यू। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, से वापस आएंगे तो आप देख सकेंगे हमारा एडिटोरियल सादिया स्टेक।
मशरिक़ वस्ता पर जंग के बादल एक बार फिर गहरे हो चुके हैं। ऐसा मालूम होता है कि एक बड़ी जंग से पहले खामोशी का समा है। अमरीकी बहरी बेड़े, अमरीकी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और बहुत सारे नए डिफेंस सिस्टम्स पहले से खित्ते में पहुंच चुके हैं। अमरीका अपने फौजी अड्डों को भी महफूज बनाने की कोशिश में मसरूफ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के पास आखिरी मौका है, फौरी तौर पर मुज़ाकराती टेबल पर आएं, लेकिन हालात कुछ और ही रुख बता रहे हैं। ऐसा मालूम हो रहा है कि अमरीका ने फैसला कर लिया है कि हमने ईरान पर हमला करना है, लेकिन अमरीका अपने प्लान्स को हतमी शक्ल देने में कामयाब नहीं हो पा रहा। अमरीकी पॉलिसी मेकर्स पहले से ज्यादा दबाव में दिखाई देते हैं। प्रेशर हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ता जा रहा है। अमरीकी पॉलिसी मेकर्स के दबाव की वजह ईरानी मिलिट्री ताकत और स्ट्रेटजी है। अमरीकी सदर को उनके अपने पॉलिसी मेकर्स आगाह कर रहे हैं कि अब हालात वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। अब हमारे बहरी बेड़ों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अमरीकी पॉलिसी मेकर्स बता रहे हैं कि दूसरी जंग अजीम के बाद बनने वाली मिलिट्री स्ट्रैटेजी, जिसके तहत अमरीका ने दुनिया भर में बहरी बेड़े खड़े किए हुए हैं, वो एक आउटडेटेड स्ट्रैटेजी बन चुकी है। नई स्ट्रैटेजी के तहत अमरीका के लिए सबसे मुश्किल अमर अपने बहरी बेड़ों की हिफाजत होगा। इजराइल ईरान की 12 रोजा जंग के बाद मगरबी तज्जियाकार बहुत अच्छी तरह ईरानी स्ट्रैटेजी से आगाह हो चुके हैं और उनका कहना है कि ईरान बहुत आसानी से अमरीकी बहरी बेड़ों को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। कैनेडियन ड्रोन स्पेशलिस्ट कैमरॉन शेल, जो कि ड्रोन्स बनाने वाली कंपनी ड्रैगन फ्लाई के फाउंडर और सीईओ हैं, उन्होंने अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज से बात करते हुए संगीन सूरत हाल की तफसील बताते हुए कहा है कि ईरानी सस्ते ड्रोन्स अमरीका के $20 बिलियन के बहरी बेड़े और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को नुकसान पहुंचाने की मुकम्मल अहलियत रखते हैं। उनके नजदीक ईरान की तरफ से उड़ाए गए कई दर्जन या कई सौ ड्रोन्स, जो कि बहुत कम कीमत और बहुत बर्क रफ्तार हैं, उनको तलाश करके निशाना लेना बहुत ही मुश्किल काम है। उनके मुताबिक अमेरिका के मौजूदा दिफाई सिस्टम्स एक वक्त में कई दर्जन ड्रोन्स को संभालने के लिए डिजाइन नहीं किए गए, और अगर किसी सूरत में कई दर्जन ड्रोन्स इकट्ठे आते हैं तो ये भी मुमकिन है कि अमरीकी डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाए। कैमरॉन शेल का मजीद ये भी कहना था कि ईरानी ड्रोन्स अमरीकी डिफेंस सिस्टम्स को नाकारा करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। उनके मुताबिक जब ईरान की तरफ से कई दर्जन या कई सौ ड्रोन्स भेजे गए तो अमरीकी डिफेंस सिस्टम को उनको एंगेज करना पड़ेगा, और जब अमरीकी डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर ड्रोन्स को निशाना लेने में मसरूफ होंगे, तब एडवांस और मॉडर्न मिसाइल सिस्टम को इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके दिफा के लिए डिफेंस सिस्टम दस्तयाब नहीं होगा। ये एक ऐसी सूरत हाल होगी जिसे डील करने के लिए अमरीकी मिलिट्री फोर्सेस तैयार नहीं होंगी। आपको मजीद बताते चलें कि ऐसा नहीं है कि ये मिलिट्री स्ट्रैटेजी नई है। ये स्ट्रैटेजी गुज़श्ता चंद बरसों में बहुत ज्यादा काबिल अमल दिखाई दी है। यूक्रेन जंग के दौरान रूसी मिलिट्री ड्रोन्स भिजवाने के बाद मिसाइल फायर करती रही है। इसी तरह गुज़श्ता बरस होने वाली इजराइल ईरान जंग के दौरान भी ईरानी मिलिट्री ने यही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की थी। ईरान पहले कम कीमत ड्रोन्स भिजवाता था। जब ड्रोन्स इजराइल डिफेंस सिस्टम को एंगेज करते थे, तब ईरान मिसाइल्स लॉन्च कर देता था, जिसकी वजह से इजरायली सिस्टम्स के लिए उनको रोकना मुमकिन नहीं रहता था। ईरानी ड्रोन्स अमरीकी मिलिट्री एक्सपर्ट्स के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। बात यहां तक नहीं रुकती। अमेरिका के एक ऐसे एक्सपर्ट जिनकी राय को चैलेंज करना मुमकिन नहीं है, उनका नाम है प्रोफेसर जॉन मेयरशाइमर। अमेरिकी प्रोफेसर का कहना है कि टेक्नोलॉजी के इंकलाब और प्रिसीजन वॉरफेयर ने बहरी ताकत की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है, और मॉडर्न सुपरसोनिक मिसाइल्स तवील फासले से दूर खड़े बहरी बेड़ों को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं, जबकि बहरी बेड़ों के अंदर नस्ब की गई एंटी मिसाइल गन्स मुकम्मल तौर पर इररेलेवेंट हो चुकी हैं। उनका यह भी कहना था कि मॉडर्न हाइपरसोनिक मिसाइल्स की रफ्तार उनको रोकने वाले मिसाइल सिस्टम्स को कमजोर बना देती है। आज के इस एडिटोरियल को इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हुए आपको बताते चलें कि अमेरिका के लिए ईरान पर हमला करना आसान जरूर दिखाई देता है, लेकिन अगर हमलों का आगाज हुआ तो अमेरिका के न सिर्फ बहरी जंगी बेड़े ईरान के निशाने पर होंगे, बल्कि मशरिक़ वस्ता में मौजूद तमाम अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे भी
ईरानी निशाने पर होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मर्तबा ईरान पहले से ज्यादा बेहतर अंदाज में तैयार है, जिसकी वजह से अमरीका में फैसला साजी मुश्किल बन रही है। बिलाशुबा किसी भी किस्म की अमरीकी मिसकैलकुलेशन अमरीका के मसाइल में इजाफे का सबब बन सकती है, जिससे पूरा खित्ता एक बड़ी जंग की नजर हो सकता है। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.